गुड मॉर्निंग बच्चों। अ, आज हम लोग लेसन 14 पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि कुछ लेसन्स जो हैं उसको समाप्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। फ़िलहाल इस वर्ष 30% कोर्स जो है उसको कम किया गया है। तो इसमें जो उद्योग और विदेशी व्यापार है हमको नहीं पढ़ना है। कृषि कृषि की विशेषताएं, कृषि का अर्थ आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो उसको आप लोग एक बार अपने से उस लेसन को पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछिएगा। कृषि चैप्टर लेसन 11। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लेसन 14। ठीक है। भारत में 1991 से आर्थिक सुधार, सन 1991 से जो आर्थिक सुधार हुआ है, जिसके अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई, मतलब 1991 में आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि बच्चों ऐसा है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की स्थिति बहुत खराब थी। ठीक है, उसकी अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब थी। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा स्थिति को कंट्रोल में लाया गया। लेकिन बीच में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ, उसी में आपातकाल लागू हुआ, इमरजेंसी लागू हुआ, जिसके कारण हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो लचर हो गई। ठीक ना। तो इसके लिए ये 1980 के दशक की बात है। तो उसके लिए ये फिर सोचा जाने लगा। उस समय जो था आय से अधिक व्यय हो जाता था। सरकार जो थी, जिनके पास इनकम कम आती थी, लेकिन वो व्यय ज़्यादा कर देते थे। आयात अधिक होता था, निर्यात कम हो जाता था। विदेशों से हमको ऋण लेना पड़ता था। उसी समय विश्व बैंक, या उसको पुनर्निर्माण बैंक भी कहा जाता है, उससे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारत को ने लगभग 7 बिलियन वो कर्ज लिया था। तो इन सब को देखते हुए ये आवश्यकता महसूस की गई कि देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, कैसे ये सब चीज़ें हमारे फेवर में हो, जिसके कारण हमारी जो विदेशी पूंजी थी वो भी धीरे धीरे वो भी कम होती जा रही थी। ठीक ना। तो इसके लिए आर्थिक नीति की आवश्यकता पर बल दिया गया। मतलब आर्थिक सुधार के लिए कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाए जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। तो सबसे पहले इसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पे बल दिया गया। अब ये जानते हैं कि उदारीकरण किसे कहते हैं। उदारीकरण किसे कहेंगे। उदारीकरण का तात्पर्य होता है कि निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना। ठीक है, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, और जो सरकारी क्षेत्र है उनके अनुदान को समाप्त करना, सरकार के द्वारा जो उद्योगों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उसको धीरे धीरे समाप्त करना। ठीक है, नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना। तो ये होता है उदारीकरण। मतलब प्रतिबंधों को धीरे धीरे छूट देते हुए उसको समाप्त कर दिया जाता है, जो भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो इसमें आप सबसे ज़्यादा लाभान्वित जो हुआ था निजीकरण। निजीकरण भी, तो निजीकरण के माध्यम से आजकल आप सुन रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको निजीकरण किया जाएगा, बिजली को निजी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसका तात्पर्य है कि ये जितने भी बिजली के काम हैं, इलेक्ट्रिसिटी या बिजली उद्योग से संबंधित जितने भी कार्य हैं, वो सब निजी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। सरकारी जो गवर्नमेंट का इसमें अधिकार है उसको हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसके लिए तो आर्थिक नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसी के अंतर्गत हमने बताया उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण का मतलब बता दिए, प्रतिबंधों को धीरे धीरे समाप्त करना, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, और इसी तरह से निजीकरण के कुछ क्षेत्रों को निजीकरण कर दिया गया। वैश्वीकरण भी इसी के अंतर्गत आता है। वैश्वीकरण का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, पूरे देश के साथ, पूरे विश्व के साथ व्यापार करना।
आजकल वही हो गया है, पूरा विश्व क्या हो गया है, सिमट गया है। ऑनलाइन मार्केटिंग कहीं से भी किसी भी क्षेत्र में आप कर सकते हैं, ठीक ना। इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है कि आपको किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए किसी अन्य जगहों पर नहीं जाना है, आप वहाँ से उसको मंगा सकते हैं। आप व्यापार जो है वो अब ईजी हो गया है। और आयात की अपेक्षा निर्यात को प्रोत्साहित करना, ठीक। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। तो अब देखिए कि आर्थिक नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे देश में। तो इसमें सबसे पहले है औद्योगिक इकाइयों, जो औद्योगिक इकाइयाँ उस समय थी उनमें प्रबंधन की अकुशलता थी और पूंजी की कमी थी। पूंजी की कमी के कारण अपने वो उद्योग को विकसित नहीं कर पाते थे, सुदृढ़ नहीं बना पाते थे। तो इसके लिए ये कोशिश किया गया कि देश की अर्थव्यवस्था या आर्थिक सुधार किया जाए, नीति बनाई जाए, ऐसी नीति बनाई जाए जिससे प्रबंधन की जो अकुशलता है वो समाप्त हो जाए। जो औद्योगिक इकाइयों को देखने वाले लोग हैं उनको कुशल बनाया जाए। पूंजी की कमी के कारण उनको किसी प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी ना, ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, अप्रशिक्षित होते थे, जिसके कारण इसका प्रभाव किस पे पड़ता था, औद्योगिक इकाइयों पे पड़ता था, उनकी कार्यकुशलता का। इसमें जो शारीरिक कार्य, मानसिक कार्य सब एक बराबर से लोग करते थे, इसका प्रभाव और उद्योगों पर पड़ता था। तो इसके लिए दूसरा है राजकोषीय घाटा या बजटीय घाटा को दूर करने के लिए। अभी शुरू में ये बताया आपको, आय से अधिक व्यय हो जाता था तो राजकोषीय घाटा क्या हो जाता था, बहुत ज़्यादा हो जाता था। घाटे का मतलब है, राजकोषीय घाटे का मतलब है कि आय से अधिक व्यय। आप बजट में भी सुनते होंगे, बजट पेश होता है तो सुनते होंगे कि लास्ट ईयर जो था आय इनकम इतनी थी, खर्च इतना हो गया। तो जो इन दोनों के बीच का अंतर हो, घाटा जो होता है, जितना ज़्यादा होगा राजकोषीय घाटा भी उधर, तो उस समय ये राजकोषीय घाटा जो था वो बढ़ता चला जाता था। बढ़ने के कारण इसको कंट्रोल करने के लिए ये आर्थिक नीति की का विचार लोगों के मन में आया, राजनीतिज्ञों के मन में, सरकार के मन में, कि अब स्थिति में सुधार होनी चाहिए। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति की दर को कम करना। उस समय जो मुद्रास्फीति थी, मंदी की स्थिति थी, आप सुनते होंगे मुद्रास्फीति इतनी है। मुद्रास्फीति का मतलब है मूल्यों में तेजी से वृद्धि होना, ठीक ना। तो इस समय भारत में 1980 के दशक और 1990 के दशक के मध्य भारत में लगभग ये 2 अंकों में पहुंच गई थी। इसको ये जितना कम होगा देश की अर्थव्यवस्था उतनी सुदृढ़ होगी। तो मुद्रास्फीति की दर को कम करने के लिए और कोशिश किया गया कि ये 1 अंक तक पहुंच जाए, ठीक। चौथा है भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए। भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता, जाहिर सी बात है, आयात अधिक होता था, निर्यात कम होता था ना, जिसके कारण भुगतान संतुलन की स्थिति, भुगतान संतुलन जो हमारे देश के प्रतिकूल हो गए। जब हमारा आयात अधिक होगा यानी कि हमारे देश से पूंजी क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक। उसके लिए हम व्यय कर रहे हैं, कोई भी सामान मंगाएंगे दूसरे देशों से तो उसके लिए हम व्यय करते हैं। तो और निर्यात कम होने पर हमारे पास जो विदेशी मुद्रा है वो कम आती थी। तो ये जो प्रतिकूलता थी वो बढ़ती गई, भुगतान संतुलन, ठीक ना, विदेशियों के फेवर में होता था, हमारे प्रतिकूल होता था। तो इसी प्रतिकूलता को दूर करने के लिए उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति को अपनाया जाना के विषय में सोचा जाने लगा। फिर आयात शुल्कों की अधिकता करना। आयात शुल्क अधिक मतलब क्योंकि आयात बहुत ज़्यादा भारत करता था तो उसको शुल्क के रूप में भी ज़्यादा देना होता था। तो वो पूंजी कहाँ जाती थी, बाहर के देशों में जाती थी, ठीक ना। तो इसको भी कम करने के लिए ये आर्थिक सुधार की नीति अपनाई जाने लगी, ठीक। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा भंडार का कम हो जाना। विदेशी मुद्रा भंडार का छठा है विदेशी
हमारा निर्यात कम होता था और आयात ज़्यादा होता था, तो हमारे देश की पूंजी अन्य देशों में जाती थी, लेकिन दूसरे देश की पूंजी हमारे देश में बहुत कम आती थी, जिससे के कारण दिन ब दिन जो था वो विदेशी मुद्रा भंडार कम होता था। ठीक, क्योंकि जो यदि देश हमारा देश जो कर्ज लेता है, ऋण लेता है, वो विदेशी मुद्रा के माध्यम से ही होता है और उसको फिर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। तो जिसके कारण ये जब विदेशी मुद्रा का भंडार जब कम होने लगता है तो कई जो असुविधाएं वो देश में उत्पन्न होती हैं। फिर देश की आर्थिक स्थिति, जैसा कि मैंने बताया, उस समय भारत पाकिस्तान युद्ध 1962, फिर 65, फिर 71, ऐसे युद्ध कई होते चले गए और देश में इमरजेंसी लागू हो गया, राजनीतिक उठापटक हो रहा था उस समय। तो ये सब स्थितियों के कारण हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो दयनीय होती चली गई और इसी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्थिक सुधार की आवश्यकता को महसूस किया गया, एक नई आर्थिक नीति बनाने की आवश्यकता को महसूस किया गया ताकि देश की अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर चल सके और पुनः तेज गति से आगे की ओर बढ़ सके। तो ये था कि आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की गई और 1991 में नई आर्थिक नीति बनाई गई थी, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर विशेष बल दिया गया था। अब इसमें यह है कि आर्थिक सुधार हेतु क्या क्या उपाय किए गए। कुछ उपाय ऐसा था कि जो स्थायित्वकारी उपाय था। स्थायित्वकारी जो उपाय होते हैं वो अल्पकालीन होते हैं, कुछ समय के लिए किए जाते हैं ये उपाय, और कुछ संरचनात्मक उपाय थे, इसको दीर्घकालिक उपाय कहा जाता है। ठीक ना, लंबे समय के लिए, ताकि इन उपायों को अपनाने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। तो आइए देख लेते हैं पहले कि स्थायित्वकारी उपाय क्या है। तो सबसे पहले इसमें है कि भुगतान असंतुलन को दूर करना। जो भुगतान असंतुलन देश का था उसको दूर करने की बात कही गई, यानी कि इसमें निर्यात को प्रोत्साहित करने और आयात को हतोत्साहित करने की बात कही गई। ठीक है। दूसरा है मुद्रास्फीति की समस्या को दूर करना। ठीक ना, मुद्रास्फीति की समस्या जो 2 अंकों तक पहुंच गई थी, उसको ये कोशिश किया गया कि वो 1 अंक तक आ जाए। इसके लिए आवश्यकता क्या थी, जो वस्तुओं और उत्पादों का जो मूल्य तेजी से बढ़ रहा था उसको नियंत्रित करना। ठीक ना, बढ़ती कीमतों में नियंत्रण करना। जो वस्तुओं का या उत्पादों का मूल्य तेजी से बढ़ रहा था उस कीमत में वो नियंत्रित करना। फिर है विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करना। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि कब होगी, जब निर्यात प्रोत्साहित हो। ठीक ना, और जो सरकार का अनावश्यक व्यय था उसको नियंत्रित करना। मतलब सरकार जो थी वो अपने जो व्यय करती थी उसको ये देखे कि कहाँ पे आवश्यक है व्यय करना, कहाँ नहीं है, तो उस पर ध्यान देने की बात कही गई। तो ये था कुछ स्थायित्वकारी या अल्पकालीन उपाय जिसको तुरंत किया जाता है और कोशिश की जाती है कि इसका परिणाम जो हो वो तुरंत मिल जाए। अब नेक्स्ट है संरचनात्मक उपाय। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले है कि निर्यात जो भुगतान संतुलन है उसको प्रतिकूल बनाया जाए। जैसा कि इसमें बताया, भुगतान संतुलन को प्रतिकूल बनाना और आय और व्यय पर नियंत्रण करना, मतलब आय में वृद्धि करना और व्यय पर नियंत्रण करना। ठीक ना, बाजार नीति को सुदृढ़ करना, जो मौद्रिक नीति है उसको सही तरीके से बनाना, राजकोषीय घाटे को कम करना और निर्यात को प्रोत्साहित करना, आयात निर्यात नीति बनाना, बैंकिंग क्षेत्र में या बीमा क्षेत्र में सुधार करना और जो ऋण लेने की प्रक्रिया है उसको भी सुव्यवस्थित बनाना। ये सब जो थी ये दीर्घकालीन प्रक्रिया थी, दीर्घकालीन उपाय थे, जिससे देश की जो अर्थव्यवस्था हो वो मजबूत हो सके और विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें वृद्धि हो सके, निर्यात प्रोत्साहित हो सके।
तो ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक थी हमारे देश के लिए, ठीक है। और इसी के अंतर्गत थोड़ा सा है कि जो अर्थव्यवस्था की कुशलता है, लोगों की कार्य करने की जो क्षमता है, उसमें सुधार किया जाए। इसके लिए जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए, प्रशिक्षण के माध्यम से उनको कार्यों पे लगाया जाए। ये सब विचार किया गया ताकि इन उपायों को अपनाकर जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनमें सुधार की जा सके, उनकी कार्य क्षमता में, उनकी कार्य कुशलता में सुधार की जा सके, जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि हो, लोगों की आय बढ़े ना। ये सब आवश्यक चीज़ें थी। तो इन्हीं सब आर्थिक नीतियों को, आर्थिक नीति के अंतर्गत ही उदारीकरण नीति का वैश्वीकरण आता है। अब इसी के अंतर्गत है उदारीकरण। उदारीकरण का क्या अर्थ है? तो आज हम ये पहले समझ गए कि देश में आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। 1980 के दशक से मैंने बताया कि क्यों ये सुधार की आवश्यकता को महसूस किया गया, ठीक ना। क्या ऐसे कारण थे जिससे ये महसूस किया गया कि आर्थिक क्षेत्र में सुधार होना चाहिए, एक नई आर्थिक नीति बननी चाहिए। और आर्थिक सुधार में कौन कौन सा उपाय किया जाना है उसके विषय में भी आज हम लोग पढ़ लेंगे। आज इतना हम लोगों ने पढ़ा, इसको आप पुनः एक बार अपने बुक से या जो मैंने पढ़ाया उसके वीडियो को 1 या 2 बार देख के आप जान सकती हैं कि मैंने क्या आज पढ़ाया है देश की अर्थव्यवस्था के विषय में। कल हम लोग उदारीकरण नीति का वैश्वीकरण का अर्थ और विशेषता, इन सब चीज़ों के विषय में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिएगा, ठीक है, क्योंकि संक्रमण अभी भी है, बढ़ भी रहा है। तो थोड़ी भी आप लापरवाही नहीं कीजिएगा। धन्यवाद।